क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट ग्राउंड पर बनी एडवर्टाइजमेंट को घास पर कैसे बनाया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि रनवे पर ग्राउंड स्टाफ की पायलट को जरूरत क्यों पड़ती है? या फिर क्या आप जानते हैं कि अल्कोहल पीने वाली शहद की मक्खी को छत्ते से बाहर बाकी मक्खियां क्यों धकेल देती हैं? और क्या आप जानते हैं कि इंसानों के साथ बॉक्सिंग मैच से पहले बियर यानी बालू के साथ बॉक्सिंग हुआ करती थी और इसको खत्म क्यों कर दिया गया? आज की वीडियो में आप बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो आइए चलते हैं आज की एडवेंचर वीडियो की तरफ और जानते हैं काफी सारे रैंडम फैक्ट्स। लेकिन दोस्तों, वीडियो की तरफ मजीद बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई हर वीडियो को आप बासानी देख सकें। तो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्रिकेट देखने का शौक किसे नहीं है? आपने क्रिकेट मैच के दौरान घास पर बनी एडवर्टाइजमेंट को देखा ही होगा। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि ग्राउंड में घास पर उन्हें कैसे बनाया जाता होगा? नहीं भी सोचा तो जान लें कि पहले ये एडवर्टाइजमेंट घास पर ही पेंट की जाती थी। ब्रांड के लोगोज को एक्सपेंसिव स्प्रे पेंट की मदद से उन्हें घास पर ही बनाया जाता था और उन्हें पेंट भी कुछ इस तरह किया जाता था कि कैमरे से दिखने पर ये 3D नजर आए। लेकिन अब दोस्तों पेंट की जगह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने ले ली है। 3D मॉल्फिंग और कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से अब उन्हें मैच के लाइव टेलीकास्ट में इंसर्ट कर लिया जाता है और हमें लगता है कि जैसे ये घास पर ही छपे हुए हों। इस टेक्नोलॉजी से पेंट का खर्चा तो बचता ही है, साथ में एक ही मैच में मैदान पर अलग अलग कई स्पॉन्सर्स की एडवर्टाइजमेंट करना भी बेहद आसान है। अब तो आप जान ही गए होंगे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि तकनीकी दुनिया में चीन बहुत बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दे चुका है। अब चीन अपने आर्टिफिशियल चांद बनाने में लगा हुआ है। 2018 में चिंदू शहर को एक आर्टिफिशियल मून से रोशन करने की बात की तो सब हैरान रह गए। लेकिन अब 2 साल बाद चीनी इस मामले में बहुत ही आगे बढ़ चुका है और मुमकिन है कि अगले 1-2 साल में वो अपना पहला आर्टिफिशियल मून सामने ले आए। तो दोस्तों इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की सतह आईने की तरह है। चाइनीज का मानना है कि ऐसा एक चांद 10 से 80 किलोमीटर की आबादी को रोशन करेगा, जिससे उस एरिया में शामिल सभी शहरों, गांवों, कस्बों में स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये इलाका स्ट्रीट लाइट फ्री हो जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ चिंदू शहर में ही सालाना 174 मिलियन $US के बराबर बचत होगी। लेकिन दोस्तों उसे हकीकत बनाने में उस सैटेलाइट का साइज, लोकेशन और स्पीड जैसे कई चैलेंजेस हैं जिन्हें चीन कैसे पार कर पाएगा ये सिर्फ और सिर्फ चीन ही जानता है। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट के बारे में चीन दुनिया को ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा। फैक्ट नंबर 3, एयरपोर्ट पर आपने रनवे पर प्लेन को सिग्नल्स करते ग्राउंड स्टाफ को देखा ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्राउंड स्टाफ के इन विजुअल सिग्नल्स की पायलट को जरूरत क्यों पड़ती है और इनका मतलब क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट को रनवे पर गाइड करने वाले इस सिग्नलिंग सिस्टम को एयरक्राफ्ट मार्शलिंग कहते हैं और सिग्नल करने वाले ग्राउंड स्टाफ को मार्शलर कहा जाता है। एयरपोर्ट पर मार्शलर्स का काम एयरक्राफ्ट को सही से रनवे पर गाइड करना है। एक मार्शलर के इक्विपमेंट्स में से उसकी रिफ्लेक्टिंग सेफ्टी वेस्ट, हेलमेट, ग्लव्स, हेडफोन और दोनों हाथों में मार्शलिंग बैंड शामिल होते हैं। अलग अलग सिग्नल्स की मदद से एक मार्शलर सामने चलते हुए प्लेन के पायलट को टर्न लेने, स्लो करने, रुकने और इंजन बंद करने जैसी कई इंस्ट्रक्शंस देता है। जैसे एक हाथ को ऊपर उठाने का मतलब है कि रास्ता साफ है और दोनों हाथ साइड पर ऊपर नीचे करने का मतलब है कि प्लेन की स्पीड को कम किया जाए। अगर कभी इन सिग्नल्स को देखकर पायलट कंफ्यूज हो जाए तो उसके लिए पायलट भी मार्शलर को सिग्नल से बताता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको इन फैक्ट से कुछ भी नया सीखने को मिलता हो, वीडियो को अपने दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर किया कीजिए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर आप ड्रिंक नहीं पीते और एक दिन अल्कोहल की काफी ज्यादा तादाद कंज्यूम कर लेने के बाद आप अपने घर पर पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद आपके साथ क्या होगा? आपके पेरेंट्स आपको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे, जो कि काफी हद तक बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी हनी बी गलती से अल्कोहल को कंज्यूम कर ले और उसके बाद अगर वो अपने छत्ते में जाती है तो छत्ते में मौजूद गार्ड भी इस हनी बी को धक्के मार मार कर छत्ते से बाहर निकाल देती हैं। सुनने में तो ये काफी अजीब है, लेकिन आज आप ये कुछ इंटरेस्टिंग सीन अपनी आंखों से भी देख लें। असल में दोस्तों बहुत से एंटोमोलॉजिस्ट उनके नजदीक जब समर सीजन में ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है
तो वो गर्मी फ्लावर्स में मौजूद नेक्टर को फॉर्मेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो नेक्टर अल्कोहल ही हो जाता है। और दोस्तों अब अगर इस कंडीशन में कोई भी हनी बी इस नेक्टर को पीती है तो उसे भी इंसानों की तरह ही नशा हो जाता है। अगर इस सिचुएशन में ड्रंक हनी बी अपने छत्ते में जाती है तो छत्ते में मौजूद गार्ड बीज उसको जमीन पर लटाकर आहिस्ता आहिस्ता उसके पैरों को पुश करते हुए उसे छत्ते से बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई भी ड्रंक बी छत्ते में दाखिल हो जाती है तो देखते ही देखते बाकी की हनी बी को अल्कोहल ही बना सकती है। न सिर्फ वो बीज को अल्कोहल बना सकती है बल्कि वो छत्ते का सारा शहद भी खराब कर सकती है। यही वो वजह है जिसकी बदौलत कुदरत ने इन गार्ड्स को कुछ ऐसी क्वालिटीज दी हैं जिसकी मदद से ये बेहद ही आसानी से किसी भी ड्रिंक बी की पहचान करके उसे छत्ते से बाहर धकेल देती हैं। जब इस हनी बी का नशा कुछ देर बाद उतर जाता है तो उसको दोबारा से छत्ते में एंट्री मिल जाती है। कमाल की बात है ना। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपने बहुत सारे बॉक्सिंग मैचेस तो जरूर ही देखे होंगे जिसमें दो पहलवान आपस में लड़कर एक दूसरे को हराने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बहुत पहले ह्यूमन बियर बॉक्सिंग मैचेस भी हुआ करते थे जिसमें कोई भी पहलवान दूसरे पहलवान से नहीं बल्कि एक बियर यानी भालू से लड़ता था। आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसे 1937 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें ह्यूमन बियर बॉक्सिंग मैच को अपनी आंखों से देख सकते हैं। असल में इस खेल की शुरुआत 19वीं सदी के मिड में यूरोप में की गई थी। यूरोप में पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद ये खेल आहिस्ता आहिस्ता यूएस तक पहुंच गया। लेकिन इस स्पोर्ट में बियर इंसानों को और इंसान बियर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। फिर आगे चलकर इस गेम को बंद ही कर दिया गया। दोस्तों यकीनन आपको ये फैक्ट जानकर बहुत हैरानगी हुई होगी। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आपने बहुत ही एडवांस बर्ड ड्रोन्स तो देखे ही होंगे जिसको बेसिकली एक बर्ड की शेप में तैयार किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट के तहत एक बार जहाज बनाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से इस तरीके के विंग्स उस प्लेन को कभी भी उठा नहीं सके। यही वजह थी जिसकी वजह से इस प्लेन को कभी दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया था। अगर कोई चीज दुनिया के सामने नहीं आई है तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती जरूर है कि मैं उसको आपके सामने जरूर लेकर आऊं। दोस्तों अभी आप जो स्क्रीन पर विंग फ्लैपिंग प्लान नजर आ रहा है वो 1891 में जर्मनी में तैयार किया गया था। लेकिन इस प्लेन ने कभी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम किया ही नहीं और यही वजह थी जिस वजह से इसको दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया था। फैक्ट नंबर 7 क्या आपने कभी सिंगिंग बाउल को देखा है? ये ऐसा बाउल है जिसमें अगर थोड़ा सा पानी डालकर उसको बाहर से कुछ इस तरीके से रब किया जाता है तो वो बाउल एक बेहद ही मेलोडियस साउंड को प्रोड्यूस करने के साथ साथ अपने अंदर भरे पानी को कुछ इस तरीके से उछालना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल ये है आखिर ये ऐसा क्यों और कैसे होता है? असल में दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बात अगर सिंगिंग बाउल की जाए तो एक स्टैंडर्ड सिंगिंग बाउल को 7 अलग अलग मेटल का यूज करते हुए बनाया जाता है, जिसकी वजह से इस बाउल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक सिंगल मेटल बाउल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में काफी ज्यादा अलग होती है। यही वजह है जिसकी बदौलत इस बाउल के मैलेट को लेदर से रब किया जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि जब भी इस मैलेट को सिंगिंग बाउल की चारों तरफ से कुछ इस तरीके से रब किया जाए तो उससे प्रोड्यूस होने वाली फ्रीक्वेंसी बाउल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करे। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है जैसे हम इस बाउल को पानी से फुल करके उसकी चारों तरफ फिर मेल्ट से रब करना शुरू करते हैं तो उस रबिंग से पैदा होने वाली फ्रीक्वेंसी बाउल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ट्रिगर कर देती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक तरीके से चार्ज हो जाती है और वो वाइब्रेशन को पैदा करना शुरू कर देती है। और जब ये वाइब्रेशन पानी से जाकर टकराता है तो वो पानी के अंदर वेव्स को पैदा करना शुरू कर देता है जिसको फैराडे वेव्स के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि आपके हाथ से प्रोड्यूस की गई एनर्जी पानी में वेव्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और जब ये फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से वो पानी कुछ इस तरीके से उछलना शुरू कर देता है और हमें देखने में ऐसा लगता है जैसे देखने में कोई जादू हो रहा। हकीकत में ये कोई जादू नहीं बल्कि एनर्जी का ट्रांसफर है। फैक्ट नंबर 8 जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख रहे हैं ये इंसान पेपर को जलाकर कांच की बोतल में रख देता है
जब बोतल के मुंह पर अंडे को रखा जाता है तो वो अंडा खुद ब खुद ही बोतल के अंदर चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? असल में दोस्तों, जब भी एयर को गर्म करते हैं तो उस हीट को पार करके एयर के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही तेजी से अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही जलते हुए कागज को बोतल के अंदर डालकर उस बोतल के मुंह को एक अंडे से बंद किया जाता है तो वो जलती हुई स्ट्रिप से बोतल के अंदर मौजूद एयर या फिर गैसेस को काफी ज्यादा गर्म करना शुरू कर देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी फ्लेम को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो होता कुछ ऐसा है कि कुछ सेकंड जलते रहने के बाद जैसे ही बोतल के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होती है तो वो फायर बुझ जाती है। फायर के बुझते ही बोतल के अंदर का टेम्परेचर तेजी से डिक्रीज करता है। टेम्परेचर के कम होते ही बोतल के अंदर गैसेस का वॉल्यूम भी उसी हिसाब से कम होने लगता है, जिसकी वजह से बोतल के अंदर खाली जगह बन जाती है। इस खाली जगह से ही बोतल के अंदर वैक्यूम बनता है और इसी वैक्यूम या खाली जगह को भरने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर बोतल के अंदर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती है। वो अंडे को कुछ इस तरीके से धकेलना शुरू कर देती है जो कि हमें देखने में बेहद ही अजीब सा एक्सपेरिमेंट लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।